नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अ फेस इन द क्राउड। हमारी एक कोशिश है आम लोगों की भीड़ वाले समुंदर से कुछ मोती चुनकर निकालने की, ऐसे चेहरों को सामने लाने की जो हैं तो भीड़ का हिस्सा, लेकिन ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। किसी मिसाल की तरह, एक मील के पत्थर की तरह, वो मील का पत्थर जिस पर खुदा हुआ है आप सेवा, समर्पण और मानवता के पड़ाव के नजदीक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी कहानी आपने कहीं भी सुनी, पढ़ी या देखी नहीं होगी, लेकिन उनका काम ऐसा है जो सुनने, पढ़ने और देखने के लिहाज से सुख फल देता है। इस यकीन को अंदर तक उतार देता है कि इंसान के बीच इंसानियत का जज्बा आज भी कायम है। अलग अलग धर्मों में वैसे महिलाओं के किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की मनाही है, और अगर महिलाएं शामिल भी होती हैं तो शब्द से काफी दूर रहती हैं। मनाही क्यों है ये जाहिर नहीं, लेकिन इन सब से परे एक महिला ऐसी भी है जो बुआ बनकर लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है। महिला का नाम है हीराबाई। लोग उन्हें बुआ जी के नाम से बुलाते हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के करीबी मंदिर के पास हीराबाई को देखा जा सकता है। वो अस्पताल आने वाली लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती है। जहां एक ओर हम देख रहे हैं कि लोग अपनों के अंतिम संस्कार में तक शामिल होने से कतराते हैं, वहीं ये बुआ अब तक करीब 2100 जवान और 700 से ज्यादा बच्चों का अंतिम संस्कार खुद के खर्चे पर कर चुकी हैं। हमीदिया अस्पताल में नर्स बुआ प्रतिदिन 2 घंटे मंदिर पर बैठी रहती हैं ताकि कोई गरीब बेसहारा अगर मदद की आस लिए उनके पास आए तो उसे खाली हाथ ना लौटना पड़े। 4ठी क्लास तक पढ़ी बुआ अपने इस काम के जरिए महिलाओं को एक बाध्यता के अतिक्रमण से मुक्ति दिलाती हैं। किसी अंतिम संस्कार में इस वर्ग के लिए बांधी गई बेड़ियों को तोड़ती हैं। उनके लिए हर एक लावारिस शव किसी अपने के जैसा है, फिर उसकी जाति, धर्म या अन्य कोई सामाजिक पहचान कुछ भी क्यों ना हो। सचमुच यह वो दौर है जब जीवित इंसान ही मदद के नाम पर कई लोग नाक भों सिकोड़ने लगते हैं। वहीं इस दौर में हीराबाई जैसे एक हीरे की उपस्थिति बहुत राहत प्रदान करती है, जिन्होंने अनगिनत लावारिस शवों को सदों की कोई कमी का एहसास नहीं होने दिया। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है जीवन, और मौत उसका प्रमाण। लेकिन जिंदगी भर साथ देने वाले भी कई बार आखिरी समय में साथ छोड़ देते हैं। सांसें बंद हो जाने के बाद आत्मा के साथ साथ कई परिवार भी अपने के मृत शरीर से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में वो मृतदेह लावारिस कहलाती है। इन लावारिस शवों का साथ देते हैं कुछ ऐसे लोग जिनका जीते जी इनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। आज हम आपको ऐसे ही लावारिस लाशों के वारिस से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने लावारिस शवों को उनके आखिरी सफर पर पूरे रीति रिवाज और सम्मान से पहुंचाने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के पास एक मंदिर है जहां हीराबाई आपको अक्सर मिल जाएंगी। लोग इन्हें इज्जत से बुआ जी कहते हैं। हीराबाई के कारण ज्यादातर लावारिस लाशों को उचित क्रियाकर्म ही नसीब होता है। हीराबाई 25 सालों से ज्यादा इस काम को अंजाम दे रही हैं। हीराबाई से ही सुनिए कैसी इसकी शुरुआत हुई और कैसे अब हीराबाई की अंतिम इच्छा भी यही है। जिन लावारिस लाशों का कोई नहीं होता उनकी बुआ होती हैं। जी हाँ, इस वक्त हम हमीदिया अस्पताल के पास में जो मंदिर है वहाँ मौजूद है। आमतौर पर बुआ जी यही नजर आती हैं। बुआ जी का नाम हीराबाई है, जो कि लावारिस जो लाशें होती हैं जिनको दफनाने की प्रक्रिया कोई नहीं करना चाहता, छोड़ के यहाँ पर चले जाते हैं, तो बुआ जी आगे आती हैं, उनका पूरा खर्च उठाती हैं और विधि विधान से उनका चाहे दफनाने की प्रक्रिया हो चाहे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उसे पूरा करती हैं। हम बुआ जी से ही बात करते हैं। समाज सेवा का जो काम आप कर रही हैं वो काम कोई नहीं करना चाहता, इस काम की शुरुआत कैसे हुई? एक नर्सिंग लड़की, एक बुजुर्ग महिला आई थी मेरे पास, मैं वो यहीं भर्ती थी, तो उनके पास ये गड़ाने जलाने की व्यवस्था नहीं थी। बहुत गरीब थी और हरिजन भी थी, तो वो गांव भी नहीं ले जाना चाहते थे कि गांव के लोग उन नाम रखेंगे, कन्ने नहीं देंगे, हरिजन है। तो फिर उसी लाश से मुझे प्रेरणा मिली, तो मैं आज तक कर रही हूँ। बहुत सारी लाशों का कर चुकी, आज भी मेरे पास कई लाशें आ जाए, मैं नहीं घबराती। अभी बहुत सारी भी लाशें आ जाए तो भी मैं एक दिन में बहुत सारी लाशें कर सकती हूँ। अब इतनी आदत डल गई है करने की कि जैसे आधी लाशें नहीं आए तो मुझे भी बुरा लगता है। मैं करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कई पुलिस वाले थाने से भी लाते हैं
और उनका पोस्टमार्टम होता है तो मैं कहती हूँ भैया हैंड ओवर ले लो आप, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यदि मैं वो लोग हैंड ओवर नहीं ले, मैं हैंड ओवर ले लूँ तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाती है, तुमने क्यों जलाया, क्यों गड़ाया, तो मेरे पीछे पड़ जाती है पुलिस। मुझे कितनी बार तलैया में बैठना भी पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रेरणा भी मिली मुझे। आप चौथी क्लास तक पढ़ी हुई हैं, मतलब हम अंधविश्वास को भी देखते हैं कि महिलाएं कब्रिस्तान तक नहीं जाती, शमशान तक नहीं जाती तो दूर से ही शव को देखकर वापस आ जाती हैं। ऐसे अंधविश्वास है इस बात का, लेकिन आप उस अंधविश्वास को, उन कुरीतियों को तोड़कर आप अंदर तक गई। मैंने तोड़ दिया अंधविश्वास। मैं अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करती, ना ही मैं झाड़ा फूकी भरोसा करती, मैं इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कर्म करना बहुत ज़रूरी है, वो कर्मी फल है, कर्मी सब कुछ है। मैं तो ये जानती हूँ कि भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि भाई जीना ही सत्य है, मरना ही सत्य है, तो हम उस लाइन पे क्यों ना चलें, हमें चलना चाहिए उस लाइन पे और ये काम करते रहना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ ये मेरे लिए नारायण सेवा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। कई बार आ जाते हैं तो मैं सारे काम छोड़ के, मेरे घर के ही काम छोड़ छाड़ के, कई बार मैं शादियाँ छोड़ के आई हूँ इस काम करने के लिए। मैं शादियों में, जैसे दिन में शादी वालों घर हूँ, वो शादियाँ छोड़ के भी मैं आती हूँ, मगर जलाने जाती हूँ। एक बार मैं 15 अगस्त पे घर में थी, छुट्टी पे थी, 15 अगस्त पे छुट्टी पे थी। अब एक पुलिस वाले का फोन आ गया कि हीरा बुआ आपकी मदद की जरूरत है, बाड़ी जलाना है और वो गड़ाना है, बहुत गरीब है, वो नहीं कर सकते, आप आ जाओ। अब उनके साथ 2 लड़के थे, वो कानपुर, जौनपुर और उरई, जालौन, पता नहीं कहाँ कहाँ के केस आते हैं। मैं कितने केस जलाती गड़ाती रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना और चाहती हूँ कि मैं खुद ही करूं। अब जैसे लोग प्रेरणा ही नहीं लेना चाहते तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, बताओ आप। सवाल है कि लोग समाज सेवा के लिए तरह तरह के काम करते हैं, कोई खाना देने जाता है, अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन ये भी समाज सेवा है। जिस तरह से हम कोई जन्म लेता है तो उत्सव मनाते हैं, तो मौत भी सत्य है, आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कई बार देखते हैं हम कि लाशों को छोड़ के चले जाते हैं, कई बार कुत्तों के नोचने की बात भी आती है कि कुत्ते लाश को नोच देते हैं, उसके बाद भी आप इस तरह, उसके बाद भी आप जो काम कर रही हैं तो बेहद महत्वपूर्ण। तो कुछ लोग और भी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं लेते, प्रेरणा नहीं लेते लोग, पता नहीं कि उस काम के लिए प्रेरणा नहीं लेते। सब लोगों को छीत छात घुसी रहती है, जिसको देखो उसको। कई बार मैं खुद देखती हूँ कि मुझसे कई लोग छीत करते हैं, जैसे मैं बाड़ी रख के आ जाऊँ तो कई लोग मुझसे बच के चलते हैं। यानी आज भी छीत की भावना है, मुझे लगता ही नहीं हम 21वीं पीढ़ी में है, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आज भी लोग छीत छात करते हैं। तो लोग पढ़े लिख जाते हैं लेकिन दिमागी स्तर पर ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाते। आप चौथी क्लास की हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और आपकी सोच जब इतनी खुली हुई है तो जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्यों आगे नहीं आना चाहते। अब उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आना चाहिए, कहना तो चाहिए आपको। हाँ, एक आना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा है कि सही बात है, कोई नहीं करता इस काम को। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी बनी हुई हैं, सब इस काम की आड़ में करते रहते हैं, पर आगे नहीं आना चाहता कोई। मैं तो स्वयं जला के आती हूँ, मैं खुद अग्नि दाग देती हूँ लोगों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसमें गर्व भी महसूस करती हूँ कि बताओ, मैं और इसको मैं अपने आप को भी महसूस करती हूँ कि मैं खुद से ही करती रहती हूँ कि मैं कितना पुण्य कार्य करती हूँ कि जो काम मेरे हाथ आ जाता है, ये वाला काम मेरे हाथ आ जाता है, मैं इसे बहुत पुण्य कार्य मानती हूँ। कई बार हम देखते हैं कि जो परिजन होते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर साथ में रहे होते हैं, लेकिन जब मौत आती है तो अपने ही परिजनों को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में आप उनको दाग देती हैं, आप उनका अंतिम संस्कार करती हैं। अरे परिजन तो इतने खराब रहते हैं, कुछ मत पूछो। जिनके 4 लड़के, मैं उनको भी देखती हूँ कि वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। कई बार ये सब चीज़ें भी देखने में आती हैं, जैसे बहन ने किसी और से शादी कर ली तो वो मेरे पास ले आते डेड बॉडी की, बुआ इसका अंतिम संस्कार करो, इन्हें दूसरी समाज में शादी कर ली थी। मुझे इतनी शर्म आती है कि जीते जीते तुमने उससे घृणा करी, तुम मरने के बाद भी घृणा कर रहे हो। कितने दुष्ट हैं ये लोग, मुझे बहुत गुस्सा आती है, ऐसा दिल चाहता है इन्हें मारूं, मगर मैं सोचती हूँ बॉडी सामने रखी तो मैं कुछ नहीं कर पाती उनका, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं मगर कुछ बातें सुना भी देती हूँ उन्हें कि तुमने जीते वो जब तक जिंदा थी तब तक भी ये भेदभाव करते रहे कि यार उसने दूसरा पति कर लिया था तो दूसरी समाज का कर लिया था, और मरने के बाद तो छीट छाट मत करो। उसके बाद मेरे पास ले आते हैं मंदिर पे, क्योंकि मैं 2 घंटे मंदिर पे बैठती हूँ कि कोई डेड बॉडी इधर उधर से नहीं आ जाए, नहीं मैं नहीं मिलूंगी तो परेशान होंगे वो लोग। तो मैं बैठती हूँ ड्यूटी के बाद 2 बजे के बाद मैं मंदिर पे बैठती हूँ, कोई भी आ जाता है मैं भग जाती हूँ यहाँ से। ये बात तो ये जग्गू मुझे बचपन से देख रहा है, ये जगन्नाथ विद्यार्थी ये मुझे बचपन से देख रहा है। ये मेरे साथ पहले डॉक्टरों के लिए चंदा करवाता था, मेरे साथ जाता था कई बार चंदा। आप इस नौकरी को कर रही हैं? मैं नौकरी करते हुए मुझे बहुत साल हो गई। जब से ये जिस तरह की सेवा आप कर रही हैं, समाज सेवा जो कर रही हैं, लाशों को दफनाने का, अंतिम संस्कार करने का,
मेरी तो अंतिम इच्छा है कि मैं जब तक जिंदा रहूं ये काम करती रहूं। आदि वो लोग कहें कि मैं आज डेड बॉडी जला के आई हूँ, वो कल मेरी मृत्यु हो जाए, लोग कहें यार कल तो दिखी थी बुआ, कल ही बॉडी जलाई, आज बुआ का अंतिम इंतकाल हो गया, तो मैं तो खुश होंगी इस चीज से। मेरी तमन्ना है, ये मंदिर के सामने बैठी मेरी तमन्ना है, दिली तमन्ना है, अंतिम सांस तक मैं ये काम करूँ। हालांकि मैं घुटने से थोड़ी मोहताज हूँ, मुझसे नीचे उठते बैठते नहीं बनता, लेकिन मैं आज भी चाहती हूँ कि ये काम मैं करती रहूँ। बिल्कुल, हीरा बुआ के बेटे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जिस तरह का काम बुआ जी कर रही हैं उस तरह का काम करना नहीं चाहते, लेकिन करना चाहिए समाज सेवा के लिए। बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी करता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। सर ऐसा है कि मैं तो खैर बचपन से ही देख रहा हूँ, और मुझे मम्मी से ही प्रेरणा मिलती है कि सही बात है कि निस्वार्थ होकर ये निस्वार्थ काम है। अपन जिंदगी में तो किसी की मदद कर देते हैं केवल इस चीज़ के लिए कि यार कल को वो काम आएगा, लेकिन मरेगा क्या? जब मरा तो अपना आगे तो काम नहीं आएगा ना। लेकिन यही निस्वार्थ सेवा है और करना चाहिए, और जो कि बहुत अच्छी बात है कि कल को कोई आदमी ऐसा नहीं हो कि कल को आदमी कोई लावारिस खत्म भी हो जाता है, कोई गरीब रहता है जो बेचारा मोहताज है सब कुछ है, तो क्या सबके सामने भीख मांगेगा? ऐसे लोगों को होना चाहिए कि हमारे कोई भारत देश का आदमी किसी के सामने मोहताज ना रहे बस। बिल्कुल यही सोच है कि भारत देश का आदमी या कोई भी गरीब असहाय कोई भी लावारिश उसका विधि विधान से उसका पूरा क्रियाक्रम हो। तो प्रतिदिन 2 घंटे हीरा बुआ इसी मंदिर पर गुजारती हैं और ये देखती हैं कि कोई भी अगर लावारिश यहाँ पर आता है तो उसका विधि विधान से क्रियाक्रम हो सके। हम हीरा बुआ से बात करेंगे कि क्योंकि अब उम्र के साथ पैर कमज़ोर होने लगे हैं और शरीर उस तरह से अब साथ नहीं देता, तो क्या कहना चाहिए, क्योंकि उम्र का तकाजा है, आप हमेशा तो नहीं कर सकती। नहीं करूंगी मैं, मेरी दिली तमन्ना मैं आखिरी सांस तक ये काम करती रहूं। लेकिन आप कहना चाहिए कुछ लोगों से और भी, ताकि कुछ लोग और भी आगे आए, हर तरह का समाज सेवा कर सकते हैं। आगे आना चाहिए, जिसको चाहे उसको समाज सेवा। 133 करोड़ लोग हैं, तो मैं अकेली तो सबका नहीं कर पाऊंगी, बहुत से लोग आगे आए और आना चाहिए आगे, कोई दिक्कत हो रही है आगे आने में, और इस काम से कोई बुराई भी नहीं है, ये तो बहुत पुण्यकारी काम है। इसको छुआछूत क्यों माना जाता है? जब मौत एक यथार्थ सत्य है, फिर किस बात की छुआछूत? मानते हैं छुआछूत लोग, क्योंकि बड़े बूढ़ों से यही सीखा है और सब लोगों ने बचपने से यही चीज देखी है, छुआछूत करना, आके नहाना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। आके नहाना, मैं तो कहती हूँ नहाना ही नहीं चाहिए। अपन तो शुद्ध हो गए उस व्यक्ति से जिसका अपन ने अंतिम संस्कार करा, उससे अपन शुद्ध हो गए। बल्कि तो शुद्धता का पैमाना अपनी जगह होता है। ये बुआ हैं, ये लावारिस लाशों का क्रियाक्रम करती हैं, बुआ हैं, हर किसी के लिए सदैव यहाँ पर खड़ी रहती हैं और कोशिश करती हैं कि कोई भी इस तरह की मौत नहीं मिले। परिजनों को भी समझाती हैं कि छुआछूत को नहीं मानना चाहिए। जिन व्यक्ति का आपने ज़िंदगी भर साथ रहा, जिनसे प्यार रहा, और उनको अंतिम वक्त पर क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और यही अंतिम इच्छा भी है बुआ की कि जब वो मरे उस वक्त तक इसी काम को करते रहें, लावारिस लाशों को दफनाते रहें और किसी को भी परेशान वो देख नहीं सकती। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो सुना आपने कैसे एक चौथी पास महिला समाज की बंद पड़ी आंखों को खोलने की कोशिश में लगी हुई है। हीराबाई कहती भी हैं कि वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन लोग जरूर इस बात को समझेंगे कि मौत यथार्थ सत्य है, और शवों को लावारिस छोड़कर जाना भी इस बात को समझेंगे कि एक दिन मौत उनकी भी होगी। तब तक हीराबाई विधि विधान से मृतदेह का अंतिम संस्कार कर रही हैं। इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजेश शर्मा की, जो एक ऐसे परिवार की मदद कर रहे हैं जिससे उनका कोई वास्ता नहीं। कोरोना काल में हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें पुलिस लोगों पर डंडे बरसा रही थी। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। इस बीच हमने उन तस्वीरों को भी देखा जिसमें पुलिस दिन रात लोगों की सेवा में लगी रही। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के जीआरपी थाने में तैनात राजेश शर्मा की, जिनका कोरोना काल में मदद के दौरान एक परिवार से परिचय हुआ। जब परिवार की परेशानी को उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि आर्थिक रूप से परेशान परिवार के मुखिया राजेश मालवीय पिछले 3 साल से कैंसर के चलते बिस्तर पर थे। राजेश के पिता का कई बार ऑपरेशन हो चुका है, वहीं बहन को दिखाई नहीं देता, और जब परिवार के पास खाने के लिए परिवार मोहताज हो तो फिर इलाज कहाँ से हो।
ऐसे में राजेश शर्मा ने अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ इस परिवार की मदद भी की, ताकि परिवार के दर्द को कुछ तो राजेश शर्मा बांट ही सकें। कैंसर का महंगा इलाज, 3 साल से बिस्तर पर परिवार का मुखिया, कोरोना के चलते बंद हुई कपड़े प्रेस करने की दुकान, परिवार में 8 सदस्य और कर्जदारों की धमकियां। ये हकीकत प्रेम नारायण मालवीय के परिवार की, जिनका जवान बेटा पिछले 3 साल से कैंसर की लड़ाई लड़ रहा है और बेटी का इलाज तो छोड़िए, परिवार का पेट पालने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। कपकपाते हाथ और सहमी हुई आवाज और इंतजार सिर्फ मदद का। मदद के रूप में पहुंचे जीआरपी थाने में तैनात राजेश शर्मा। दरअसल कोरोना काल में राजेश गरीब बेसहारा लोगों को राशन बांट रहे थे। जब इस परिवार से संपर्क हुआ तब राजेश को पता चला कि हकीकत क्या है। कोरोना के चलते दुकान बंद हो चुकी है, परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कैंसर पीड़ित राजेश के पास दर्द सहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। ऐसे में राजेश ने इस परिवार की मदद के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करने की शुरुआत की। आज भी जीआरपी का परिवार बिना किसी स्वार्थ के गरीब परिवारों की मदद कर रहा है, साथ ही एक नेक कोशिश भी कर रहा है ताकि जीने की आस खो चुके परिवार को जीने का एक नया सहारा दिया जाए। एक और कोरोना का लगातार फैलता संक्रमण, दूसरी ओर आर्थिक परेशानियां। कोरोना काल में कई ऐसी कहानियां हमें देखने को मिली जिसमें मानवता को लेकर कई तरह के एग्जाम्पल सेट किए। जीआरपी थाने में पदस्थ राजेश शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि पिछले 3 महीने से एक ऐसे परिवार की मदद कर रहे हैं जिनका जो 42 साल का बेटा है, जो पिछले 3 सालों से कैंसर से पीड़ित है। जब राजेश को पता चला कि जब उनके घर पहुंचे तब इस वास्तविक परिस्थिति को समझ पाए कि आखिरकार कितने दर्द में ये पूरा परिवार था। राजेश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि एक तरह से मानवता की सेवा ही इसको कहा जाएगा, तो इसके बारे में आपको पता कैसे चला? जी, मेरे को ये सूचना इनके कोई व्हाट्सएप ग्रुप से है, जो मैंने पहले एक और हेल्प की थी, उसके जरिए इनको पता चला कि अंकल जी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी माध्यम से मुझसे संपर्क करके राशन की डिमांड करी कि हमारे यहाँ राशन ख़त्म हो गया है। तो मैंने किसी तरीके से राशन इनको अपने उस पर उपलब्ध कराया। उसके बाद इन्होंने बच्ची ने बताया कि हमारे पापा जी को कैंसर है और उन्हें कुछ दवाइयाँ जो है पड़ती हैं और घर में ड्रेसिंग करते हैं हम लोग। तो मैंने ड्रेसिंग का सामान और दवाइयाँ उनको पहुँचाई। फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो कुछ समय बाद मैंने फिर एक बार राशन मांगा, तो मैं देने के साथ साथ देखने भी गया। तो देखने पर मुझे वहाँ परिवार जो है 8 सदस्य का था, उसमें इनके बूढ़े माँ बाप जो मरीज है कैंसर का मरीज, वो 3 साल से पीड़ित है। और दूसरी चीज़, एक छोटा सा बच्चा था, 2 बच्चियाँ थी, एक बहन जो आंखों से लाचार है, दिखा नहीं देता, वो साथ में घर में थी। तो मैंने वो परिवार का जब दृश्य देखा तो मेरा जो है पसीना आ गया मुझे। तो मैंने फिर सोचा कि आपने इसकी कोई ऊपर तक या कहीं और अच्छा इलाज के लिए कोशिश की या नहीं की। तो उन्होंने बताया कि अभी लॉकडाउन चल रहा है जब से, तो हम बहुत परेशान हैं और कोशिश तो हमारे। घर पहुंचे तो घर की परिस्थिति कैसी थी? घर में तो अब पहले जो ये काम करते थे प्रेस वगैरह का, तो वो भी बंद हो चुका था। घर में राशन और दवाइयों के अलावा और भी खर्चे रहते हैं, दूध के, किराना के, तो वो खर्चों के लिए पैसे इनकी आमद कोई है नहीं। आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी, तो उस हिसाब से तो मैं मदद कर ही रहा था। जब मैंने उनको आंखों से देखा तो मुझे लगा कि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, कुछ और लोग अगर आगे आए और या कुछ इनको अच्छा एक आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले, तो ऊपर तक शासन को खुद संज्ञान में लेने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण जा नहीं पा रहे थे कहीं कि कहीं जाएं किसी के पास अपना आवेदन लेके तो कोई मदद आए। उसी कोशिश में हम लोग अभी जब तक मैं चाहूँगा क्षमता है तब तक मदद करूँगा। बिल्कुल, पुलिस के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं, एक और इनके बेटे की भी मदद कर रहे हैं। ऐसे में आप भी चाहेंगे कुछ और भी लोग आए, क्योंकि एक हाथ से मदद नहीं सकते। इन लोगों को क्या है, 2 प्रकार की मदद होती है। एक तो मैं आज राशन दे दूँ या आज खाना दे दूँ और कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक स्थायी मदद मिले कि लोग ये सोच के आगे आए कि इनका कल क्या होगा, कल का खाने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार से इनको स्थायी मदद जो मिल जाएगी, उससे क्या है, ये आत्मनिर्भर नहीं या कुछ ऐसा व्यापार व्यवसाय कर पाए या कोई ऐसी नौकरी इनको मिले तो जिससे ये खुद के खर्चों को अपने आप उठा सके। बाकी राशन का और दवाइयों का तो शासन कर ही रही है इनके लिए। बिल्कुल,
राजेश की उम्र, राजेश मालवीय जो कि अस्पताल में इस वक्त इनका इलाज चल रहा है, उसकी उम्र करीबन 42 साल है। कुछ साल पहले ही कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसका बाकायदा इलाज भी चला, लेकिन कैंसर का इलाज बेहद महंगा इलाज होता है। ऐसे में इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, पहले प्रेस का काम करते थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संकट पैदा हुआ, व्यवसाय ठप हो गया, उसके बाद इन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। एक और इनका जवान बेटा इस वक्त अस्पताल में कैंसर की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्हें अपने परिवार को भी पालना है और बेटे का भी इलाज कराना है। भाई जी बहुत मुश्किल होती होगी, क्योंकि आर्थिक संकट तो है ही, साथ में बेटे का इलाज कराना। सर 3 टाइम तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, क्योंकि वो लिक्विड ही पीता है, वो तो कुछ है ही नहीं। 3 साल जब से ऑपरेशन करा गले का, और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि अब अच्छा हो गया, कुछ नहीं, फिर दूसरा कर दिया, कीमोथेरेपी 2 वक्त हो गई, मगर एक पैसे का आराम नहीं मिला उसको। और बस मैं 3 टाइम अस्पताल से, घर काफ़ी दूर पड़ता है वहाँ से, तो कैंसर 10 नंबर से, तो मतलब क्या करें। और उस मौके में किससे हाथ फैलाऊं, फिर मैंने 2 जने से कर्जा लिया, भाई इलाज तो चाहिए, तो क्या नगद ही होगा, अभी कोई वो नहीं है। अच्छा भाई, राजेश आपकी मदद के लिए आ गया। तो पहले तो भैया तो ये अभी मतलब लॉकडाउन के टाइम में है, मगर मैं इतना कर्जा हो गया मेरे माथे, दूध वाले के देना, दुनिया भर के देना, जो भी। अब 2-3 लीटर दूध भैया के लिए की जिम्मेदारी भी आपको बेटे के साथ। ब्लाइंड है बेटी भी, हार्ट घर में सदस्य है, और मेरे भी ऑपरेशन 2-3 दिन हो चुके, किडनी स्टोन का। ये देखिए आप अभी सोच, मैं जब भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, घुटने भी दर्द है, क्या करूँ, भागा दौड़ी भी करता हूँ। एक लड़की 100% 80 का जन्म है उसका, वो दोनों बीमार है, और अब तो उसका माइंड भी घर में खराब हो गया। बेटे के लिए मदद के लिए, क्योंकि राजनीति संबंध रखते थे, कोई आया आगे मदद? हाँ, कोई नहीं, राजेश भैया ने बहुत मदद की। ये गाड़ी से मतलब फोन करा, तो ये गाड़ी से मतलब फोन करके नहीं, ये जो नेशनल हॉस्पिटल में के ना भैया आप यहाँ आ जाओ, तो 2-3 बगल गल्ला भी पहुँचाया, तो दवाई के पैसे भी दिए, इनने सपोर्ट करी। तो सुना आपने कि तमाम तरह की परेशानियां से प्रतिदिन इनका सामना होता है, घर से यहाँ तक आना, परिवार को भी पालना है, परिवार में एक बेटी भी है, इसके साथ ही बेटा कैंसर की लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में राजेश आगे आए हैं। राजेश, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से कोरोना काल में कई लोगों के व्यवसाय पूरी तरह ठप्प पड़ गए, आप तो इस बात को इसलिए समझते हैं क्योंकि आप इनके घर पहुँच पाए। ये समस्याएं सिर्फ इनके साथ नहीं है, और भी ऐसे कई परिवार हैं जो पीड़ित हैं, लेकिन हर परिवार एक सा पीड़ित नहीं होता है। इसकी समस्या ये है कि इस परिवार में सभी स्तर पर पीड़ित है, बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है, कुछ लाचार, गरीबी, सभी चारों तरफ से घेर रखा है इनको। तो ये चौतरफा परेशानियों से घिरे हुए हैं। आप हॉस्पिटल में रहती हैं, किस तरह की उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और किस तरह से और मदद करनी चाहिए, क्योंकि परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? सर क्या है, दवाई गोली अभी सब